जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था और इसी कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग से लेके इस नई बिल्डिंग तक, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो सिद्दीकी साहब तब प्रिंसिपल थे भगत सिंह कॉलेज के। पता नहीं यहाँ किसी ने उनके साथ देखा, काम किया होगा या नहीं। इतने पुराने हो? मैं तो तब बच्चा था, आप तब क्या थे? मैं 88-89 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय सुरेंद्रन जी, संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ, श्री संदेह भारद्वाज जी, जेएनयू की साउथ एशियन स्टडीज़ से संबंध रखते हैं, श्री दीपेंद्र चाहार जी भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हैं, श्री बीएस नेगी जी डूटा के अध्यक्ष हैं, अनीश मिश्रा जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ और इस ब्रिक्स समिट के जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं इसके कोऑर्डिनेटर हैं, जयराम मीना जी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। अत्री साहब होंगे तो नहीं? ऑनलाइन में हैं, तो फिर उनका भी स्वागत करना पड़ेगा, उनके कॉलेज में ही आए हैं, बहुत आभार आपका। सबसे पहले मैं भारतीय मजदूर संघ और शहीद भगत सिंह कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग को इस अत्यंत प्रासंगिक और दूरदर्शी विषय के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम और कॉलेज का ये साझा प्रयास न केवल सराहनीय है बल्कि ये समय की मांग है। ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषय पर आप लोगों ने जिस परिपक्वता के साथ ध्यान दिया है वह यह दिखाता है कि आप केवल समस्याओं को नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों पर काम कर रहे हैं। आज हमें यह समझने की जरूरत है, फ्यूचर ऑफ वर्क केवल एक चर्चा नहीं, विषय नहीं, बल्कि एक डाटा संचालित वास्तविकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डाटा के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में तकनीक के कारण यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कार्य स्वरूप यानी नेचर ऑफ वर्क में जो बदलाव आएंगे, जहां एआई ऑटोमेशन के चलते 85 मिलियन यानी 8.5 करोड़ नौकरियां रिडंडेंट हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर 97 मिलियन यानी 9.7 करोड़ 9 करोड़ 70 लाख नई और अधिक उत्पादक नौकरियों पैदा होने की भी संभावना है। इसका मतलब जितनी नौकरियां कम होंगी लगभग उतनी ही नई नौकरियां पैदा हो जाएंगी। मगर सवाल यह है कि क्या हम इन 9.7 मिलियन यानी 9 करोड़ 70 लाख नौकरियों के लिए तैयार हैं? ये नौकरियां केवल उन्हीं को मिलेंगी जो खुद को समय के अनुसार ढालना चाहते हैं। हमें डरना नहीं है बल्कि हमें तैयारी करनी है। इन दिनों अगर जो लोग दिन भर में YouTube कभी देखते होंगे तो YouTube पे ऐसी बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं। एक सज्जन अपनी शर्ट प्रेस कर रहे हैं, उनकी बेटी पूछती है पापा कौन सा वह इंटरव्यू है? बोलता 5वां इंटरव्यू है। तो बताती है बायोडाटा पे आपने 21 साल लिखा है, आजकल ये लिखना बहुत पुराना हो जाएगा। तो पिता जवाब देता 21 वर्ष के अनुभव को मैं सबसे ऊपर क्यों ना लिखूं। वो आगे अगर पूरा विज्ञापन देखेंगे तो कैसे एआई से अपने को तैयार करके यंग टीम के लीडर बनने के लिए सक्सेसफुल काम कर सकते हैं। लगभग ये बोलते समय मुझे वही विज्ञापन भी ध्यान में आया है। ब्रिक्स प्लस देशों का समूह दुनिया की एक बड़ी आबादी और अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। आज जो निर्णय आप लोगों के माध्यम से ब्रिक्स में होंगे वो न केवल हमारे देश बल्कि ग्लोबल साउथ का भविष्य तय करेंगे। लेकिन हमें कड़वी वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। तकनीकी बदलाव में एक बहुत बड़ा जोखिम भी है, बहुत बड़ा जोखिम भी है। मैं ये बात
मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे रिसर्चर्स और ज्ञानी मुझे इस बात को ना दोहराने की बात कहते हैं, मगर मैं दोहराए बिना रह नहीं सकता हूं। सुरेंद्रन जी उस दौर में हमारे साथ थे। आज हम एआई की बात करते हैं, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं। जब नई शिक्षा नीति 1984 में आई थी तो हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते थे। उसका कीवर्ड था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। उसके थोड़े दिन बाद कंप्यूटर्स आने शुरू हुए। देश भर की यूनियंस ने, बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर से नौकरी जाने के खतरे को सचेत करके बहुत लोगों ने आंदोलन किए। मगर आज आप उस दौर को भी देखते हैं जब आपके घरों में आपकी आंखों के सामने हो रहा है। 1 साल का बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ उसके हाथ में मोबाइल धर देती है, ले पहले मोबाइल पे खेल ले, खाना खा लियो। तो ना चाहते हुए भी कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी एंटर्ड आवर लाइफ्स। उसी तरह एआई भी हमारे ना चाहते ही हमारे जीवन में आएगी। उसके लिए, उस जोखिम के लिए तैयार होने की आवश्यकता हमारे लिए है। यदि हम अपनी प्रोडक्टिविटी और कौशल यानी स्किल्स को वैश्विक मायनों में बदल लेते हैं तो उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे कार्यबल यानी वर्क फोर्स के पिछड़ने और नुकसान होने की संभावना है। अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारे पास चुनौती बड़ी है, इसलिए हमें कहीं अधिक ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह समय है कि हम सतर्क रहें और अपने श्रमिकों को, युवाओं को, छोटे कारोबारियों को इस बड़े तकनीकी संक्रमण की से सुरक्षित और तैयार करें। पिछले कुछ समय में हमने अपने शिक्षा और कौशल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के ट्रेनिंग और टेक्निकल विभाग में इस पर गहन चिंतन किया है। हम इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि तकनीक के इस तेजी से बदलते हुए दौर में दिल्ली का भविष्य क्या होगा। कैसे दिल्ली न केवल भारत बल्कि दुनिया में एआई ग्लोबल बेंचमार्क बनाया जा सकता है। हमने अपने विशेषज्ञ साथी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस से जुड़े रामानंद जी, एक स्टेप फाउंडेशन से जुड़े शंकर मारूवाड़ा जी, आईआईटी दिल्ली, ओआरएफ जैसे थिंक टैंकों के साथ मिलकर इस पर विचार करना शुरू किया है। क्या हम एक व्यापक दिल्ली एआई मिशन या दिल्ली एआई मास्टर प्लान जैसी नई पहल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? हमारा सोचना है अगर हम ऐसा कोई ढांचा तैयार करें तो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे बीएमएस के साथी हों या कॉलेज के छात्र हों, दिल्ली का छोटा वेंडर हो या हमारा गिग वर्कर हो, एआई की इस दौड़ में कभी पीछे नहीं रहेंगे। हम ये देख रहे हैं कि क्या हमें एआई आधारित स्किलिंग मॉड्यूल तैयार करने के लिए काम करना चाहिए जो हर स्तर पर कार्यकुशलता और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करे। अभी यह हमारे चिंतन के विषय हैं। हम विशेषज्ञों और आप सभी के सुझावों के साथ मिलकर यह परख रहे हैं कि कैसे इस तकनीक को एक जन आंदोलन बनाया जाए ताकि हर हाथ में एक नई तकनीक का कौशल मिल सके। यहाँ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इसकी पोटेंशियल बहुत है। दिल्ली ने एआई ग्राइंड नाम का एक सिटी सेंट्रिक प्रोजेक्ट किया। 5 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों ने, 5 लाख स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने, जिसमें अधिकांश हमारे सरकारी स्कूल के थे, A3 साइज की शीट पर 10 सिटी सेंट्रिक प्रॉब्लम्स के एआई सॉल्यूशन बनाए। यानी 5 लाख डाइनिंग टेबल्स पर दिल्ली सरकार के प्रयास से 5 लाख घरों में किसी ना किसी रूप में छोटे बड़े बच्चे ने जाकर, उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की, जैसे मैंने खड़ा होते ही कहा कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए है, हेल्थ के लिए है, गिग वर्कर्स के लिए है, अनेक ऐसी 10 सिटी सेंट्रिक प्रॉब्लम्स का समाधान 5 लाख विद्यार्थियों ने मिलकर ढूंढा। उसका एडिशन 2.0 हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसलिए एआई की एडेप्टेबिलिटी की उम्मीद और
मौके भी बहुत हैं। अगर हम उस ओर अपने इस तकनीकी बदलाव के साथ सामाजिक बदलाव तथा श्रमिक बदलाव को भागीदार बनाएंगे तो ये बहुत तेजी से एडेप्शन भी है। इसके लिए हमारे नौजवान, हमारे बच्चे और थोड़ा ज़्यादा उम्र के लोगों को भी इसके लिए तैयार करना है। हम साथ ही साथ इन विशेषज्ञों जिनका मैंने आपसे जिक्र किया के साथ मिलकर ये देख रहे हैं कि कैसे साउथ कोऑपरेशन के जरिए हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम कैसे एआई गवर्नेंस मॉडल, जी हाँ, एआई गवर्नेंस मॉडल की ओर बढ़े जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और निजता की सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। मैं अंत में इतना कहूँगा कि तकनीकी प्रगति की वास्तविक कसौटी यह नहीं है कि मशीनें कितनी इंटेलिजेंट हैं, बल्कि यह है कि हमारे कितने लोगों की जिंदगी उससे बदल रही है। ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम 2026 की घोषणा में हमारे ये विचार एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के रूप में प्रतिष्ठित होने चाहिए। आइए हम सब मिलकर एआई इकोसिस्टम बनाएं जो असमानता नहीं बल्कि नए अवसर पैदा करे। हम दिल्ली में एक ऐसा मॉडल खड़ा करेंगे जिसका अनुसरण पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि तकनीकी प्रगति और मानव गरिमा एक दूसरे की विरोधी नहीं है और ना ही हो सकती है, बल्कि ये दोनों विकास के एक मजबूत स्तंभ हैं। एक बार फिर इस बेहतरीन आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और एक बहुत ही सामायिक विषय पर मुझे यहाँ बुलाकर अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।